नमस्कार, मेरा नाम शुभ्रा है और आज मेरे साथ है डॉक्टर स्वदेश सिंह, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है और साथ ही साथ लेखक भी हैं, जिनकी हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है मोदियन कंसेंसस द रिडिस्कवरी ऑफ भारत। तो आज हम इसी पुस्तक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सर से कुछ प्रश्नों के जवाब जानेंगे। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपने अपने पुस्तक के विषय का चयन किस आधार पर किया और इस पुस्तक को लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी कि आप इस पुस्तक पे चर्चा कर रही हैं। ये पुस्तक हालांकि 2024 चुनाव के ठीक पहले आई है, लेकिन इसका पहला ड्राफ्ट करीब 2021 में लिखा जा चुका था और ये मैंने शुरू किया था 2019 चुनाव के परिणाम के बाद। उस दौरान मुझे अवसर मिला कुछ ऐसे सभाओं में बोलने का, ऐसे 2 थिंक टैंक के कार्यक्रमों में बोलने का, जहाँ मुझे बीजेपी के ऊपर एक चर्चा रखनी थी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, पार्टी सिस्टम पे काम करता हूँ। दूसरा, एक जगह मुझे इंडियन नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बोलना था। दोनों जगहों पे बोलने के बाद, अपनी रिसर्च के बाद, मैंने पाया कि दोनों के बीच में कुछ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। वो ऐसे कि जो बीजेपी के जो लीडर हैं, प्रधानमंत्री जो हैं आज नरेंद्र मोदी जी, वो जो बातें कहते हैं, और जब मैं इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को ढूंढ रहा था, वो करीब मैंने ढूंढा कि 1870, 75, 80 का जो दशक है, यानी कि जो 19th सेंचुरी का लेटर हाफ है, उसमें जो लोग हुए, अरविंद, विवेकानंद, सावरकर, इस तरह के जो लोग हुए, दयानंद, ये जो बात कह रहे थे, कुछ उसी प्रकार की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते नज़र आते हैं। और उनको इसकी वजह से एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता भी मिलती है, क्योंकि 19 में उन्होंने अपनी सफलता दोहराई थी। उसके अलावा भी 22 राज्यों में सरकार बनाई थी, 14 का चुनाव तो उन्होंने जीता ही था। तो मैंने उस कालखंड से लेके अभी तक के कालखंड को खंगाला, पिछले 150 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को। मैंने पाया कि करीब ऐसे 4 कालखंड रहे 30-40 साल के, जिसमें कि मैंने ये पाया कि कुछ विचारों के इर्द गिर्द एक आम सहमति बनी, यानी कि उसमें एक बहुत बड़ा नंबर, एक साइजेबल नंबर, एक टेंजिबल नंबर, जो कि कुछ लोग, एक काफ़ी बड़ी संख्या कुछ विचारों के इर्द गिर्द एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए और वो विचार आगे बढ़ा। उसको मैंने सिविलाइजेशनल कंसेंसस कहा है, 1870 से लेकर 1915। उसके बाद गांधीयन कंसेंसस का विचार है, जो 1915-20 से लेकर 1947-50 तक है। फिर नेहरूवियन कंसेंसस का काल है, जो 1950 से लेकर 1990 तक का है। फिर एक सेकुलर कंसेंसस का काल है, जो 1990 से लेकर 2014 तक का काल है। और फिर मैंने ये पाया 2019 से लेकर मैंने जो 1-2 साल जो रिसर्च किया, जो लिखा पढ़ा समझा, तो मैंने देखा कि जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। वो उसके लिए बात भी आप एक तरीके से कह सकती हैं। लेकिन जो नॉन बीजेपी पार्टियों के नेता हैं, चाहे नवीन पटनायक हो, या जगन रेड्डी थे, या तब चंद्रशेखर राव थे, या फिर मैंने देखा अरविंद केजरीवाल है, या फिर राहुल गांधी हैं, ये सब भी लोग जो क्या कहते हैं उसी तरह की बातें कहते नज़र आ रहे थे। या जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, जैसे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये भी वही बातें कहते नज़र आ रहे थे। और तो मुझे ऐसा लगा कि अब एक कुछ विचारों के इर्द गिर्द वो कंसेंसस बन गई है। तो ये किताब सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं है, क्योंकि वो इस एज के, इस एरा के, इस समय के सबसे डिफाइनिंग फीचर हैं, इसलिए मैंने इसको मोदियन कंसेंसस कहा है। लेकिन जो नॉन बीजेपी के लीडर हैं, वो भी, जो बीजेपी से डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, वो इन विचारों को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको मोदियन कंसेंसस कहा है। वो विचार हैं क्या? तो मैंने कहा है कि 3 ऐसे विचार हैं जिस पे एक सहमति बनी है, उसको ही मैंने मोदियन कंसेंसस कहा है। पहला कि कल्चरल रूटेडनेस, की अपने देश की जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, अब आपको उसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उस पर बात कहनी पड़ेगी, तब आप मेन स्ट्रीम में रह पाएंगे। यानी कि कभी आपको दिखेंगे कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं भी राम भक्त हूँ, राम मंदिर चले जाते हैं, जबकि 2017 में वो कहते थे राम मंदिर की जगह, अयोध्या के राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। कभी आपको ममता बनर्जी जी चंडी का पाठ करते हुए दिख जाएंगी। कभी आपको क्या कहते हैं राहुल गांधी जी कहेंगे कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया था, या उनकी बहन भी ऐसे ही दावे करते नज़र आती हैं। ऐसे तमाम नेता जो क्षेत्रीय दलों के हैं, वो भी ये सब बातें कहते नज़र आते हैं। तो इसलिए उसको कल्चरल रूटेडनेस मैंने कहा है कि अब आपको नोइंगली या अननोइंगली, विलिंगली या अनविलिंगली अपनी देश की संस्कृति, सभ्यता की चर्चा लगातार गौरवपूर्ण तरीके से करनी पड़ेगी। दूसरे को कहा है मैंने असर्टिव नेशनलिज्म, यानी कि अब आप क्या कहते हैं, इस देश की सीमा का, इस देश की सुरक्षा का, इस देश की सिपाही का आपको सम्मान करना पड़ेगा। अब आप नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर सकते, कश्मीर की आज़ादी का समर्थन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल प्लेयर नहीं रह जाएंगे, आप फ्रिंज रह जाएंगे, क्योंकि डिसएग्रीमेंट और डाइसेंट के लिए तो किसी भी कंसेंसस में जगह होती है। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल सक्सेस पानी है
तो आप ये बातें ना कहें तो बेहतर होगा। तीसरा, वेलफेयर ऑफ ऑल। अब गरीबी हटाओ का नारा नहीं चलेगा, अब आपको इस देश के आम आदमी के लिए सीधे तौर पे कुछ उसके लाभ के लिए करना होगा। ये सारी चीज़ें मोदी जी करते नज़र आए, बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे थे, इसलिए मैंने मोदियन कंसेंसस कहा है। अंतिम बात जो मैंने कहा है कि ये कंसेंसस, अब चूँकि मोदियन कंसेंसस अभी 5-6 साल से ही वो समय शुरू होता है, तो अगले कुछ साल रहेगी। और ये जो मोदियन कंसेंसस है वो ये राजनीतिक क्षेत्र को क्रॉस कर चुकी है। जिस तरह का आज सिनेमा बन रहा है, जिस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं, आपको एयरपोर्ट पे दिखेगा कि पहले 10 में कौन सी किताबें हैं, किस तरह का सिनेमा आपको पैडमैन या बाहुबली या उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्में दिखाई पड़ती हैं, या अमीश की किताबें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह सिनेमा, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मीडिया, सब जगह आपको इस तरह की एक आम सहमति दिखाई पड़ेगी इन विचारों के इर्द गिर्द, और ये मोदियन कंसेंसस का काल है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो समय चल रहा है प्रोपागेंडा का, एजेंडा का चल रहा है, और साथ ही साथ चुनाव भी आने को है, तो ऐसे में आप अपने पाठक को ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये जो आपने पुस्तक लिखी है वो सच पे आधारित है और ना कोई प्रोपागेंडा या एजेंडा है? तो मैंने सिंपली क्या किया है कि मैंने 150 साल की हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, और मैंने कोई एक कंसेंसस की बात नहीं की है, मैंने 4 और कंसेंसस बताई है, और मैंने लास्टली ये आर्गूमेंट दिया है कि एक और कंसेंसस बिल्ड हो गई है। वो बिल्ड हो गई है तो उसको अगर हम नंबर में भी देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है कि वो बीजेपी के आज 300 से ज़्यादा लोकसभा सांसद हैं, 100 से ज़्यादा राज्यसभा सांसद हैं, कुछ नॉन बीजेपी पार्टियां भी उसके समर्थन में खड़ी होती हैं। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, जिन विचारों को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको जो उनके विरोधी भी हैं वो बीजेपी से चुनाव जीतने के लिए ही उस चीज़ों का पालन कर रहे हैं, और कई जगह उनको सफलता भी मिलती है। कर्नाटक में हमने देखा कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी मंदिर जाते थे, राहुल गांधी जी देश की बात करते थे, और कांग्रेस ने कुछ अच्छी पॉलिसियाँ लाई और उनको वहाँ सफलता मिली। या फिर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति हमने देखी, पंजाब में उन्हें सफलता मिली। या दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी हमने देखा जो इस तरह की बातें कह रही थी, करते नजर आए, उनको सफलता मिली। और फिर हमने देखा कि जो लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे थे उनको उतनी सफलता नहीं मिली है, या कई बार पूरी तरीके से असफल हो गए। तो ये मोदियन कंसेंसस इसके बारे में है, ये सिर्फ मोदी के बारे में या बीजेपी के बारे में नहीं है, ये एक आइडिया के बारे में है। ऐसे ही 4 और हमने कंसेंसस आइडिया के बारे में चर्चा की है, तो इसको समग्रता में देखा जाना चाहिए। 150 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को मैप करने की ये कहानी है, जिसको एक बार पाठकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मेरा आपसे आखिरी प्रश्न यह है कि आपने बाकी सारे कंसेंसस के बारे में भी पढ़ा और उसकी भी चर्चा की आपने अपने पुस्तक में, तो आपको ये कंसेंसस जो मोदियन कंसेंसस है, क्या बाकियों से कुछ अलग लगता है, और अगर अलग लगता है तो किस प्रकार से? तो जो बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जो मैंने कहा, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कि जो पिछले 10 साल में मोदी की जो पॉलिटिक्स है, जिसपे मुझे प्रेजेंटेशन करना था, तब 5 साल ही थे, 2019 जुलाई में करना था, और मैंने उधर इंडियन नेशनल आइडेंटिटी, तो मैंने उसको सिविलाइजेशनल कंसेंसस कहा है। कि जो बात विवेकानंद कह रहे थे, दयानंद कह रहे थे, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद कह रहे थे, कुछ उसी प्रकार की बात मोदी कहते नज़र आते हैं। और उस समय भी देश में एक सिविलाइजेशनल, एक नेशनल और सिविलाइजेशनल अवेकनिंग हुई थी। उसी प्रकार से आज भी भारत में एक बहुत बड़ा संख्या में लोग जागृत हो रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उसमें एक प्रेरणा मोदी जी की भी रहती है, और एक एस्पायरेशनल सोसाइटी इंडिया बन रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। हमें स्टार्टअप का एक कल्चर दिखाई पड़ रहा है, एक इकोसिस्टम दिखाई पड़ रहा है बिजनेस का। तो सिविलाइजेशनल कंसेंसस से काफ़ी कुछ मैच करता है जो मोदियन कंसेंसस है, और नेहरूवियन कंसेंसस और सेकुलर कंसेंसस के डायमेट्रिकली अपोजिट है। क्योंकि अगर सेकुलर नेशनलिज्म नेहरूवियन कंसेंसस का एक पिलर था, तो कल्चरल रूटेडनेस कहें या कल्चरल नेशनलिज्म कहें, वो मोदियन कंसेंसस का एक पिलर है, जो दोनों में बिल्कुल एक विरोधाभासी विचार हैं। तो सिविलाइजेशनल कंसेंसस, गांधीयन कंसेंसस एक तरीके के हैं कमोबेश, और सीधे उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा मोदियन कंसेंसस, वो भी उसी तरीके का है। लेकिन सेकुलर कंसेंसस और जो नेहरूवियन कंसेंसस है, वो दोनों करीब करीब पास के हैं, और वो इन मोदियन कंसेंसस और सिविलाइजेशनल कंसेंसस से बहुत अलग है। तो अगर देखें तो जो रूट अगर ट्रेस करने हैं मोदियन कंसेंसस के, तो आपको जो मैंने सबसे पहला बताया सिविलाइजेशनल कंसेंसस, वहाँ पे मिलेंगे। तो आप अगर दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये हमारा देश आज की तारीख में एक बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने कि जैसा कि अपनी किताब में आर्गूमेंट दिया है कि एक कंसेंसस फिर से बिल्ड हुई है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है, सिविलाइजेशनल कंसेंसस के बाद, कि फिर से एक सिविलाइजेशनल अवेकनिंग का समय है। और अगर कहें तो ये इंडिया का मोमेंट है, और सबको मौका मिलता है वर्ल्ड सिविलाइजेशन में, हमें भी ये मौका मिला है, हमारा भी एक समय आ चुका है
इसमें हम सब लोगों को भागीदार बनना चाहिए और एक बहुत बड़ा नंबर इस एस्पायरेशनल इंडिया का भागीदार बन रहा है। इस नंबर को और बढ़ाना चाहिए और देश को बहुत तेज़ गति से आगे की ओर ले चलना चाहिए। हम सब लोग इसके साझीदार बने, बस यही मुझे कहना है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे अभी मोदियन कंसेंसस के लेखक से, और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।